हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा का दर्जा दिलाने वाले महान रचनाकार हरिशंकर परसाई का जीवन, कवन, साहित्यिक परिचय और उनकी कालजयी रचना बोलाराम का जीव पर आधारित यह विस्तृत विवरण आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य को केवल हंसी मजाक तक सीमित न रखकर उसे समाज, राजनीति और प्रशासन की विकृतियों पर प्रहार करने वाला सशक्त माध्यम बनाया। सबसे पहले हरिशंकर परसाई के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में बात करते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का हथियार बनाया। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 के दिन। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई करने के बाद अध्यापन तथा लेखन कार्य व्यवसाय के रूप में चुना। कुछ समय तक अध्यापन के बाद उन्होंने पूर्णकालिक लेखन शुरू किया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया, जो आर्थिक कारणों से बंद करनी पड़ी। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। उन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित किया और समाज व राजनीति में व्याप्त पाखंडों पर गहरी चोट की। हरिशंकर परसाई मूलतः व्यंग्यकार है, पर उनकी रचनाओं में कहानी, निबंध, संस्मरण और आत्मकथनात्मक तत्व भी मिलते हैं। उन्होंने सत्ता, पुरस्कार या सुविधा के लिए अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे निर्भीक और प्रतिबद्ध लेखक बने रहे। उनका व्यंग्य मध्यम वर्ग, गहरी मानवीय करुणा, संवेदना, नौकरशाही, राजनीति और पाखंड पर केंद्रित है। उन्होंने तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, प्रेमचंद के फटे जूते आदि निबंध संग्रह लिखे हैं। तो उन्होंने हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोलाराम का जीव आदि कहानी संग्रह लिखे हैं। तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि व्यंग्य लेख संग्रह भी लिखे हैं। अब कहानी के तत्वों के आधार पर बोलाराम का जीव की समीक्षा करते हैं। बोलाराम का जीव हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम व्यंग्य कहानियों में से एक है। यह कहानी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर करारा प्रहार है। सबसे पहले इस कहानी का कथानक देखते हैं। बोलाराम का जीव कहानी का कथानक अत्यंत रोचक और मौलिक है।
कहानी की शुरुआत यमलोक से होती है, जहां धर्मराज और चित्रगुप्त इस बात से परेशान है कि बोलाराम नाम के आदमी का जीव अब तक वहां नहीं पहुंचा। बोलाराम जबलपुर का एक मामूली सरकारी कर्मचारी था, जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले गरीबी और अभाव में हो चुकी थी, लेकिन उसका जीव यमदूत को चकमा देकर गायब हो जाता है। चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं कि बोलाराम का पिछला रिकॉर्ड साफ है, पर उसका जीव ब्रह्मांड में कहीं लापता है। इसी बीच देवर्षि नारद यमलोक पहुंचते हैं और बोलाराम के जीव को खोजने पृथ्वी पर जाने का निर्णय लेते हैं। नारद सबसे पहले जबलपुर में बोलाराम के घर जाते हैं, जहां उनकी पत्नी और बच्चे अत्यंत बदहाली में जीवन बिता रहे होते हैं। बोलाराम की पत्नी नारद को बताती है कि उनके पति को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वे 5 साल से अपनी रुकी हुई पेंशन के इंतजार में घूट घूट कर मर गए। नारद सहानुभूतिवश बोलाराम की पेंशन का पता लगाने सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। दफ्तर में नारद को भारतीय प्रशासनिक तंत्र की लाल फीताशाही का साक्षात अनुभव होता है। उन्हें एक मेज से दूसरी मेज और एक बाबू से दूसरे बाबू के पास चक्कर कटवाए जाते हैं। एक चपरासी नारद को समझाता है कि यहाँ पेंशन के कागज केवल प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि वजन रखने से पास होते हैं। नारद अंत में बड़े साहब के कमरे में पहुंचते हैं, जो उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि बोलाराम ने फाइलों पर वजन नहीं रखा था। वजन का अर्थ यहाँ स्पष्ट रूप से रिश्वत से है, जिसके बिना सरकारी फाइलें टस से मस नहीं होती। साहब नारद की वीणा को रिश्वत के रूप में रखने का प्रस्ताव देते हैं। नारद विवश होकर अपनी वीणा साहब को सौंप देते हैं और साहब चपरासी को बोलाराम की पेंशन वाली फाइल लाने का आदेश देते हैं। जब फाइलों का बड़ा ढेर आता है तो साहब उस पर से धूल झाड़ते हैं और जोर से बोलाराम का नाम पुकारते हैं। जैसे ही साहब बोलाराम का नाम लेते हैं, फाइलों के भीतर से एक बहुत ही महीन और कमजोर आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे? नारद चौंक कर कहते हैं कि मैं नारद हूं और तुम्हें स्वर्ग ले जाने आया हूं, चलो मेरे साथ। लेकिन बोलाराम का जीव स्वर्ग जाने से साफ इनकार कर देता है। जीव कहता है कि उसका मन अब स्वर्ग के सुखों में नहीं लगेगा, क्योंकि वह अभी भी अपनी रुकी हुई पेंशन के इंतजार में अटका है। उसके प्राण उन्हीं कागजों में बसे हैं। इस प्रकार यह कहानी सरकारी दफ्तरों की अमानवीयता और संवेदनहीनता का पूरी तरह पर्दाफाश करती है। अब दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण को देखते हैं। बोलाराम कहानी का केंद्रीय पात्र है, जो साधारण, ईमानदार, नियम पालक, अधिकारों के लिए संघर्ष न करने वाला और व्यवस्था पर विश्वास करने वाला है। वह एक अभावग्रस्त लेकिन
व्यवस्था का शिकार साधारण नागरिक है। वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाता है। भोलाराम का जीव इस कहानी का प्रतीकात्मक पात्र है। यह आम आदमी की दबी हुई चेतना का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद भी न्याय चाहता है। जीव का यह कहना कि पेंशन मिले बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा, यह संवाद व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य है। नारद इस कहानी में एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में हैं। उनके माध्यम से परसाई जी ने दिखाया है कि कैसे एक देवर्षि भी सरकारी तंत्र के सामने बेबस हो जाता है। सरकारी बाबू, साहब या चपरासी के पात्र भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भारतीय कार्यालयी प्रणाली और संवेदनहीनता के प्रतीक है। साहब नारद से कहते हैं, आप तो साधु है, वेट रखने की रीत नहीं जानते। यमराज, चित्रगुप्त और दूत को यहाँ नौकरशाह के रूप में चित्रित किया गया है। नियमों से बंधे, फाइल और रिपोर्ट पर निर्भर, यमराज स्वयं निर्णय न लेकर जांच बैठा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सत्ता हर जगह एक सी है। आइए अब इस कहानी के देशकाल और वातावरण के विषय में जानते हैं। कहानी का वातावरण आजादी के बाद के भारतीय कार्यालयों का है। यहाँ फाइलों का अंबार है, रिश्वत के बिना कागज नहीं खिसकते और कर्मचारी आम जनता की पीड़ा के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है। जैसे कार्यालय का वह दृश्य जहां नारद को एक मेज से दूसरी मेज पर दौड़ाया जाता है। उनको उनकी वीणा वजन के तौर पर रखनी पड़ती है। यहाँ पर सरकारी कार्यप्रणाली का नग्न यथार्थ प्रस्तुत हुआ है। कथोपकथन और संवाद संक्षिप्त, चुटीले, सहज और व्यंग्यात्मक है। संवादों के माध्यम से ही व्यवस्था की पोल उजागर होती है। जैसे जब नारद मुनि दफ्तर के बाबू से भोलाराम की रुकी हुई पेंशन के बारे में पूछते हैं तो बड़ा साहब उत्तर देता है, नारद जी, आप तो साधु है, संसार की रीत नहीं जानते। यहाँ तो काम वजन से होता है। भोलाराम ने दरख्वास्तें तो दी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वे उड़ गई होगी। कुछ और संवाद देखते हैं। जैसे तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार किया जा रहा है। महाराज, आप इस जमेले में कहाँ फंस गए? यहाँ तो हर मेज पर वजन रखना पड़ता है। इस कहानी का चरम व्यंग्य व्यक्त करने वाला संवाद तो यह है कि जब नारद फाइल के पास जाकर भोलाराम का नाम पुकारते हैं तो फाइल के भीतर से आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन बाबू है? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? यहाँ वजन शब्द रिश्वत का प्रतीकात्मक रूप है। उपर्युक्त उदाहरणों में लाल फीताशाही, पैसों का जोर, जुमलों के पीछे छिपी सरकारी सुस्ती को उजागर किया गया है। इस कहानी की भाषा शैली, परसाई जी ने सरल हिंदी का प्रयोग किया है, जिसमें व्यंग्य कूट कूट कर भरा है। उनकी शैली विवरणात्मक और संवादात्मक है।
वे छोटे छोटे वाक्यों से बड़ी बात कह देते हैं। सरल बोलचाल की भाषा, तीखा व्यंग्य, प्रतीकात्मकता और अतिशयोक्ति इस व्यंग्य की विशेषता है। वे बोलचाल की साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें उर्दू और आंचलिक शब्दों का समावेश होता है, जो व्यंग्य को और भी धारदार बना देता है। परसाई जी तीक्ष्ण व्यंग्य करते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी मारक और सटीक भाषा है। वे सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और धार्मिक पाखंड पर सीधी चोट करते हैं। उद्देश्य: इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, देरी और मानवीय संवेदना के अभाव को उजागर करना है। परसाई जी यह दिखाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति मरने के बाद भी सरकारी तंत्र के मकड़जाल से मुक्त नहीं हो पाता। कहानी का उद्देश्य है नौकरशाही की संवेदनहीनता, ईमानदार व्यक्ति की दुर्दशा उजागर करना, पाठक को सोचने के लिए विवश करना। परसाई जी इस कहानी में किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करते हैं। बोलाराम की गरीबी और उसकी पेंशन के लिए भटकती आत्मा समाज की क्रूरता का आईना है। परसाई जी का व्यंग्य केवल हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि वह पाठकों को व्यवस्था के प्रति विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बोलाराम का जीव केवल एक काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। परसाई जी ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह कहानी बताती है कि जब व्यवस्था संवेदनहीन हो जाती है, तब ईमानदार व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों में ही पीड़ित रहता है।